Respected coordinator of the refresher course run by Patna University, डॉक्टर मोहम्मद शहीद आलम साहब, जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी विभाग के एचओडी भी है, और उनके साथ साथ जिनका नाम लेना जरूरी है वो है सुरेश कुमार जी, और भारत के बहुत सारे स्टेट से जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स। पर एक खास नाम मुझे लेना पड़ेगा, जो भागलपुर यूनिवर्सिटी से इस रिफ्रेशर्स कोर्स को जुड़ी हुई है, डॉक्टर मल्लिका मंजीरी। मंजीरी मेरे से उम्र में 50% भी एयर की नहीं है, लेकिन भी जिनको मैं बड़ी दीदी इस ओहदे से ही पुकारता हूँ, डॉक्टर मल्लिका मंजीरी, इनके वजह से मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का सौभाग्य मिला है। सभी विद्वत जनों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं आपके सामने अजंता बताने से पहले, अजंता का आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग बताने से पहले कुछ बातें रख देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके माइंड में जो कुछ क्वेश्चन आएंगे उसके पहले ही थोड़े से आंसर दे देता हूँ, ताकि सेंटर में कोई डिस्टर्ब ना हो सके। तो आपके सामने गुफा के बारे में, पेंटिंग के बारे में मैं थोड़ी सी मालूमात ऐसी देना चाहता हूँ कि अजंता गुफा जो है, अजंता गुफा अभी वर्ल्ड हेरिटेज में आई है। वर्ल्ड हेरिटेज में जो सब 981 स्थान निश्चित हुए हैं, उसमें अजंता का नंबर 981 में से 153 है। और अजंता जो है यूनेस्को के अभी डायरी में वर्ल्ड हेरिटेज होने की वजह से वहाँ सुविधा भी बहुत अच्छी से अभी मिल रही है। और दूसरी बात यह है कि अजंता जो है, अजंता बहुत साल, बहुत कम से कम 5-6 सदी से वो लोगों को दिखाई नहीं देती थी। पर जब 1819 में मद्रास रेजिमेंट के एक आर्मी ऑफिसर जिनका नाम है जॉन स्मिथ, ये जॉन स्मिथ साहब वहाँ हंटिंग के लिए गए और उनको एक गुफाएं दिखाई दी, जिन्होंने सारे लोगों के लिए उसको फिर दृग्गोचर किया है। अजंता की गुफाएं जो है वो टोटली 13 नंबर से बहुत बड़ा गुफा का समूह यहाँ है, जो बम्बई से 480 किलोमीटर के फासले पर है, और दिल्ली से नियर अबाउट 1300 किलोमीटर के फासले पर है। जलगांव सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है, वो जलगांव सेंट्रल रेलवे स्टेशन 61 किलोमीटर के फासले पर अजंता गुफा से आता है। और बाय एयर पहुंचने के लिए जो औरंगाबाद जो है, वो औरंगाबाद अजंता गुफा से 106 किलोमीटर के फासले पर है। ये सभी गुफाएं जो है पूरी की पूरी बुद्धिस्ट गुफाएं है, और ये गुफाएं खास क्रिएट होने का खास मकसद जो है वो बुद्ध भिक्षुओं को वर्षावास में, बरसात के ऋतु में शेल्टर के लिए और प्रेयर के लिए ये अजंता गुफाएं बनाई गई है। अजंता में टोटल 30 गुफा है, और 30 गुफा में से गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 19, 2016 and 29 are चैत्यास and remaining are the विहारास। गुफा जो है, ये गुफा बनाने का जो पीरियड है, देखो आप सुनते सुनते और देखते देखते आपके माइंड में बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं, उसका पहले मैं थोड़ा निराकरण कर देना चाहता हूँ। ये जो सब गुफाएं जो है, ये बनाने की जो शुरुआत है वो 2nd सेंचुरी बीसी से बनाने को शुरुआत हुई है, और 2nd सेंचुरी बीसी से तो लगातार 7th सेंचुरी बीसी तक, यानी तो 800-900 साल थोड़ा रुक रुक कर एक गुफा बनाने का प्रोग्राम जो रिवर से लेकर ये अजंता की गुफाएं बनाई गई है।
और मैंने बनाने का टाइम भी बता दिया है आपको, सेकंड सेंचुरी बीसी से तो 7th सेंचुरी बीसी तक, ईसा पूर्व दूसरे सदी से तो ईसा के 7वीं सदी तक, यानी तो 800-900 साल ये काम चला है। और खास तौर पर सातवाहना डायनेस्टी, वाकाटका डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी और चालुक्य डायनेस्टी के टाइम में ये गुफाएं तैयार की है। और यहाँ की पेंटिंग जो है, पेंटिंग खास करके गुफा डायनेस्टी के पीरियड में, वाकाटका डायनेस्टी के पीरियड में 5वीं सदी के टाइम में ये पेंटिंग तैयार हुई है। तो आपको मैंने थोड़ी सी बात इसलिए बता दी कि अभी आपने को अजंता का आर्किटेक्चर देखना है, स्कल्पचर देखना है, पेंटिंग देखना है, तो उसमें कहाँ बने, कैसे बने, ये कलर कैसे बनाए गए हैं, कैसे लाए गए हैं, वगैरह वगैरह जो है वो थोड़ा सा मैं आपके लिए थोड़ा क्लियर कर दिया। वैसे ही कौन से डायनेस्टी ने ये गुफाएं खुदवाई है, इसका भी मैंने थोड़ा जिक्र कर दिया ताकि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन ना रहे। इसके बावजूद भी आपने पूरा अजंता का आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग आपके सामने स्क्रीन पर देखने के बाद में आपके माइंड में जो भी कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। उसको मैं मेरे हैसियत के हिसाब से उसको मैं आपको आंसर देने का मैं प्रयत्न करूंगा। अभी आपको सीधा अपन अजंता गुफा में जाना है। मैं आपको साथ में लेके अजंता गुफा चलता हूँ। दिखाई दे रहा है आपको अजंता की गुफाएं? सर यस सर, इट इज लिटिल डार्क बट दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, तो देखिए ये जो बुद्धिस्ट गुफा का जो सिंबल है अजंता का, यहाँ का जो गेट है, हाँ, ये गुफा नंबर 19 के ऊपर, गेट के ऊपर ये बनाया गया है। तो इसे देख के लोग बोल जाते हैं पूरे वर्ल्ड भर में, अरे अजंता की गुफा है। पीपल का जो पन्ना होता है, पीपल का जो पत्ता होता है, उसके जैसा उसका गेट बनाया गया है। अपन एक के बाद एक इसका लुत्फ उठाएंगे। ये अजंता का टी पॉइंट है। आप सबको यहाँ आना पड़ता है और यहाँ से जो हरे कलर की बसेस दिखाई दे रही है वो सीएनजी बसेस है। वो बसेस में बैठ के यहाँ से 4 किलोमीटर के फासले पर जो गुफा है वहाँ जाना पड़ता है। यहाँ इसलिए कि वहाँ ये ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण ना हो और वहाँ की पेंटिंग और नेचर खराब ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने सीएनजी बसेस वहाँ रखी है। आपने बसेस जो है वो यहाँ छोड़ के अपने को सीएनजी बस में बैठ के 4 किलोमीटर के फासले पर अजंता गुफा में जाने को आता है। ये अजंता गुफा जो है महाराष्ट्र के, पहले आपको बोल चुका हूँ कि औरंगाबाद से 1 से 5 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ का नेचर देखिए, एट ए ग्लांस अजंता की गुफाएं दिखाई दे रही है। और सभी को थोड़ा सा पहले मैं सुतोवाच करके रखता हूँ। मैं 3, 4, 5 तारीख को पटना में आ रहा हूँ। वहाँ का सोसो का जो कॉन्फ्रेंस है, तो सोसा के कॉन्फ्रेंस में मैं अजंता के बाहर से अजंता कैसा दिखाई देता है, अजंता के इर्द गिर्द नेचर कैसा है, उस पर मेरा पेपर है। अजंता के आर्किटेक्चर के बारे में, स्कल्पचर के बारे में, पेंटिंग के बारे में बहुत लोग बहुत बार बोल चुके हैं, पर यहाँ का जो नेचर है, यहाँ का जो इर्द गिर्द का परिसर है वो बहुत ही लुभावना है। और उस पर मेरा सोसा के कॉन्फ्रेंस में पटना में ही मेरा पेपर होने जा रहा है। तो देखिए ये सब गुफाएं जो है दिखाई दे रहे हैं आपको, गुफाएं देखिए। हाँ, एट ए ग्लांस ये सारी गुफाएं है। और ये जो रिवर है, ये रिवर का नाम है वाघूर। यहाँ टाइगर होने की वजह से हिंदी में उसको बाघ बोलते हैं, मराठी में वाघ बोलते हैं। तो वाघ जहाँ रहते हैं वो रिवर का नाम है वाघूर।
और फिर एक बार देख लीजिए गुफाएं एट ए ग्लांस। देखिए यहाँ का नेचर कितना लुभावना है, कितना बेहतरीन है। ये यू शेप में ये गुफाएं है, जैसा रिवर को जो है वहाँ खचदरी जो हुई है, तो वो खचदरी के हिसाब से पत्थर अच्छा सा वहाँ मिल गया उनको। और यहाँ का जो पत्थर यूज हो गया है, ये सारा पूरा विंध्याद्री माउंटेन जो है, हाँ, तो इसमें बेसाल्ट रॉक यहाँ है। और बेसाल्ट रॉक यहाँ गुफाओं के लिए, गुफाओं के कार्विंग के लिए, स्कल्पचर के लिए, आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको यहाँ का टी जंक्शन दिखाई दे रहा है, देखिए ये है टी जंक्शन। यहाँ आप सबको उतरना पड़ता है, आना पड़ता है, और यहाँ से अजंता के गुफा में जाना पड़ता है। ये है टी जंक्शन, देख लीजिए। और यह सब हाइजीनिक फैसिलिटी, मार्केटिंग की फैसिलिटी, और बच्चों को खेलकूद के लिए भी बहुत सी अच्छी सुविधा की गई है। अभी ये वर्ल्ड हेरिटेज हो जाने की वजह से, अजंता वर्ल्ड हेरिटेज होने की वजह से, कि ये अजंता की गुफाएं जो है वो अभी उसी ढंग से इसको फैसिलिटी प्रोहिबिट की गई है। हाँ, तो अपन वो टी पॉइंट से बैठ के, तो बाय रूट 4 किलोमीटर के फासले पर यहाँ आना पड़ता है। वो ऐसा रास्ता है, देखिए पॉइंटर दिखाई दे रहा है आपको। यस सर। तो यही रास्ते से यहाँ तक ये बस खड़ी है, देखिए। हाँ, यहाँ तक आपको उनके सीएनजी बस से आना पड़ता है, और थोड़ा पैदल चल के यहाँ तक, यहाँ गुफा नंबर 1 के नजदीक आना पड़ता है। थोड़ा सा एक स्टेप्स है, 20-22 स्टेप्स है, वो टेप्स के लेकर अपने को यहाँ आने को मिलता है। और यहाँ से फिर गुफाओं 1 2 3 4 सब गुफाओं देखने को मिलती है। ये रिवर भी देख लीजिए आप, जिसका नाम वाघुर रिवर है। ये वाघुर रिवर है, और ये वाघुर रिवर जहां से निकलती है वहां एक देहात है, और ये देहात का नाम है लेनापुर। गुफा या तो केव्स को मराठी में लेनी कहा जाता है। और ये गुफाओं को जो लोगों ने कार्विंग किया, गुफाओं में जो लोगों ने पेंटिंग किया, उन्होंने रहने के लिए ये जगह चॉइस की थी। यहाँ कोई पहले रहन बसेरा नहीं था, पर वो कलाकारों ने देखा कि एक अच्छी सी जगह, हाँ, जो नेचर के हिसाब से बहुत ही लुभावनी होगी, तो उसको मैं अभी यहाँ अच्छा दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पटना में आके इसको अच्छा सा इस ये देहात के अंदर जाके देखना है। तो ये लेनापुर जो है, लेनी का कार्विंग करने वाले, लेनी का पेंटिंग करने वाले कलाकारों ने ये जगह तय करके यहाँ बसेरा किया था करके। लेनी, जो मराठी में लेनी बोलते हैं गुफा को, तो इस पर से इसका नाम लेनापुर हुआ है। ये रिवर है, देख लीजिए, जिसका नाम वाघुर रिवर है। गुफाएं दिखाई दे रही है, देखिए आपको। ये सामने जो है गुफा नंबर 26 है। 1 से लेकर तो 26 तक अपने को मैं आपको लेके जाना हो। उसके आगे जो गुफा है वो थोड़ा देखने में और चलने में थोड़ा तकलीफ देने वाली है करके अपन 26 नंबर तक ही आज जाने वाले हैं। गुफा नंबर 1 से इसका व्यू यदि लिया जाए तो ऐसा दिखाई देता है। यदि आपको डेट दिखाई देती होंगी तो 28 जुलाई 2007 में मैंने ये फोटो खिंचवाया था। और सामने जगताप सर खुद दिखाई दे रहे हैं। गुफा नंबर 29 से बैक साइड का फोटो लिए तो ऐसा दिखाई देता है।
और अब अपने पास टाइम बहुत कम है, 1.5 घंटे में ये पूरा बताना थोड़ा मेरे लिए जिक्र की बात है। कम से कम 3 घंटे तो भी होना था, पर जो है ठीक है। तो अभी नंबर के साथ में मैं आपको थोड़ा फास्टली ये गुफाएं दिखाई देता हूँ। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7। हाँ, सिर्फ यहाँ पूरी की पूरी गुफाएं सिंगल स्टोरीड है। सिर्फ 6 नंबर जो है, ये 6 नंबर की गुफा जो है ये सिर्फ डबल स्टोरीड है। आर्किटेक्चर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया नमूना है। देखिए 3 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, और सबसे पहले जो गुफा यहाँ बनाई गई वो है 9 नंबर और 10 नंबर। सदी पूर्व दूसरे सदी में, यानी तो 2200-2300 साल पहले ये 9 और 10 नंबर की गुफा यहाँ पहले बनाई गई है। यहाँ के जो सातवाहन राजा थे, सातवाहन राजाओं ने ये बनाया है। पर अभी देखने वाले के हिसाब से 1, 2, 3 ये नंबर बाद में दिए गए हैं, पर कार्विंग के हिसाब से इनका पहला नंबर लगता है। पर तुम्हारे आपके सुविधा के लिए ये नंबर अभी दिए गए हैं। तो देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 30, ऊपर 29 नंबर की गुफा दिखाई दे रही है, और ये 26, और बाद में जो है 30 नंबर जो है थोड़ी ऊपर है, वो थोड़ा दिखाई देने में थोड़ा तकलीफ का काम है। तो ऐसी 29-30 गुफाएं यहाँ है। अभी थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन जो है यहाँ जो दिखाई देती है, इंस्क्रिप्शन आपको मालूम है कि आप सब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर के स्टूडेंट हो, तो इंस्क्रिप्शन जो है वो प्राइमरी सोर्सेस है। तो ये प्राइमरी सोर्सेस से यहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करने में आता है। अपने पास टाइम कम है, मैं थोड़ा फासले आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो ये गुफा नंबर 16 के दीवार पर ये पेंटेड इंस्क्रिप्शन है, और वहां लिखा दिया है कि ये किसने कौन से टाइम में बनाया है। राजा का सिर्फ नाम है, कलाकारों का नाम कहीं भी नहीं है। ये गुफा नंबर 10 जो है, 10 जो सबसे पहले बनाई गई है, यहाँ लिखा है कि सातवाहनों के जो मंत्री है, हाँ, तो सातवाहन के मंत्री ने ये गुफा स्पॉन्सर किया है, ऐसा लिखा है। गुफा नंबर 12 में ये इंस्क्रिप्शन है, और यहाँ के सभी इंस्क्रिप्शन जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, और ब्राह्मी लैंग्वेज में सबके सब गुफाओं का इंस्क्रिप्शन है। ये 16 नंबर की दीवार पर देखिए, ये 20 नंबर, 26 नंबर, और पूरी 66 यहाँ इंस्क्रिप्शन है। और 66 इंस्क्रिप्शन से अपने को बहुत सारा मालूमात ये गुफाओं की मिलती है। थोड़ा आर्किटेक्चर भी बताना है तो थोड़ा ग्राउंड प्लान बता देता हूँ, थोड़ा फासली बताता हूँ। ये देखो गुफा नंबर 1 का आर्किटेक्चर ऐसा है। यहाँ पूरे के पूरे गुफा समूह में कोई भी चीज विदाउट प्लानिंग नहीं है। पूरा के पूरा इसका प्री प्लान है, इसका आर्किटेक्चरल प्लान है, और उसके बाद में जो कार्विंग करना है, जो स्कल्पचर तैयार करना है, जो पेंटिंग तैयार करना है, उसका भी पहले उन्होंने मिनिएचर करके, उसका पहले प्री प्लान करके ही पूरी चीजें की है। एक भी छेनी या तो हथौड़े का स्ट्रोक इन्होंने विदाउट प्लानिंग वहां मारा नहीं है, इतना प्री प्लान है। देखो गुफा नंबर 1 का ये इंजीनियरिंग ड्राइंग, गुफा नंबर 6 जो मैंने डबल स्टोरीड बताया, तो ये डबल स्टोरीड गुफा का इंजीनियरिंग ड्राइंग दिखाई दे रही है। गुफा 6 नंबर, तो ये 6 नंबर का इंजीनियरिंग ड्राइंग है। ये 6 नंबर का अपर स्टोरीड देखो, ऊपर के स्टोरीड पर, और जहाँ दरवाजे होना चाहिए, जहाँ गेट होना चाहिए, जहाँ विंडो होना चाहिए, जहाँ पिलर होना, वैसा तो एक ही पत्थर में ये बनाया है। सपोर्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है,
पर अपने माइंड में जो घर होता है, अपने माइंड में जो मंदिर होता है वो कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए सभी चीजें उन्होंने आर्किटेक्चर के हिसाब से दी है। वो देखो स्टेयर भी है, ऊपर से नीचे आने के लिए, ऊपर के फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आने के लिए स्टेयर है, और स्टेयर बहुत अच्छी बड़ाई ढंग से कम जगह में उन्होंने तैयार की है। यहाँ से नीचे जाने को आता है। देखिए ये एसएनडीटी महिला यूनिवर्सिटी जो है बम्बई की, वहाँ की सिरगांवकर मैडम, जिनको बताने के लिए मैं लेके गया था, तो स्टेयर पर से मैं खुद उतार के उनको बता रहा हूँ, और अभी तक ये स्टेयर पर से कोई भी आदमी गिरा नहीं है। इतनी बढ़िया अच्छी सी स्टेयर यहाँ बनाई गई है। और वो एक बार फिर देख लीजिए, सेकंड फ्लोर देख लीजिए इसका। अभी गुफा नंबर 9 जो सबसे पहली बनाई गई है, इसका आर्किटेक्ट देखिए। सेंटर में जो बड़ा डाट दिखाई दे रहा है वहाँ स्तूप है। ये गुफा नंबर 16, यहाँ अच्छी सी पेंटिंग है, और वो सारी की सारी पेंटिंग बुद्धिस्ट पेंटिंग है, और वो पेंटिंग में बहुत सारी जातक कथाएं जो है, वो जातक कथाएं पेंट की गई है। यहाँ भी बहुत अच्छा सा पेंटिंग है क्योज नंबर 17 में। इसका ड्राइंग प्लानिंग देखिए। और इंजीनियरिंग ड्राइंग देखने के बाद में थोड़े से स्कल्पचर के 2-3 नमूने मैं आपको बताना चाहता हूँ। आर्किटेक्चर बताया, थोड़ा सा स्कल्पचर में बताने की कोशिश आपको करता हूँ। देखो गुफा नंबर 1 के जो बाहर का जो वरांडा है, जिसको फसाड़ कहते हैं, तो वो फसाड़ का बाह्य भाग आप देखिए, पिलर भी देखिए। और यहाँ देखो, यहाँ बहुत अच्छा सा कार्विंग, थोड़ा अभी यहाँ इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा जितना डार्क प्लेस रहे तो डार्क प्लेस में ये पूरी की पूरी कहानी यहाँ से तो यहाँ तक दिखाई देती है। तो यहाँ सिद्धार्थ गौतम में शुरू में जो 4 दुख दर्द देने वाले जो सीन देखे थे, एक बूढ़ा आदमी देखा था, एक बीमार आदमी देखा था, उसके बाद में एक डेड बॉडी ढह के जाते हुए देखी थी, और उसके बाद में एक ऋषि जंगल में ध्यानस्थ बैठा है। ऐसी 4 जो प्रसंग उन्होंने बचपन में देखे स्टार्ट में, तो वो यहाँ दिए है। तो साथ में फिर उन्होंने अपने पिताजी का घर छोड़े तक, अपने पिताजी का राज का बाउंड्री पार करने तक का सीन यहाँ तक दिया है। और बाउंड्री पार करने तक का सीन जो है वो बहुत ही अच्छा है। मैं अभी आपको यहाँ बताना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप आके खुद वो देखें और मजा लूटे तो अच्छा रहेगा। गुफा नंबर 1 में ये स्कल्पचर है, बुद्ध जो है, सिद्धार्थ बुद्ध होने के बाद में यहाँ प्रवचन मुद्रा में बैठे हैं। पद्मासन है इन्होंने लिया हुआ, पद्मासन में बैठे हैं। और प्रवचन, पहली बात यह है, दूसरी बात यह है, ऐसा प्रवचन दे रहे। ये आर्किटेक्चर का कमाल ऐसा है कि ये पूरी की पूरी मूर्ति जो है वो पत्थर की है, पर ये पत्थर के मूर्ति को अपन इस साइड से यदि देखेंगे, यानी तो देखने वाले के राइट साइड से और मूर्ति के लेफ्ट साइड से, तो ये मूर्ति थोड़ी दुखी दिखाई देती है। सामने से अभी जो देख रहे हैं, ये मूर्ति जो स्थित प्रज्ञ दिखाई देती है, और अपने बाएं ओर से और ये मूर्ति के दाहिने ओर से यदि अपन देखेंगे, यहाँ जाके, यहाँ खड़ा रह के, तो ये मूर्ति स्मित हास्य करती है, ऐसा दिखाई देगा। तो पत्थर की मूर्ति होने के बावजूद भी ये मूर्ति के चेहरे पर के हाव भाव बदलते हैं, और ये अजंता के कलाकारों की खासियत है। दुनिया में कहीं भी पत्थर की मूर्ति चेहरे के हाव भाव बदलते हुए दिखाई नहीं देंगी जो अजंता के गुफा में। और मैं पहले ही थोड़ा सा और क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ के पेंटिंग जो है, पेंटिंग भी रंगों के माध्यम से चेहरे पर के हाव भाव, दुखी चेहरा, हसरा चेहरा, स्थित प्रज्ञ चेहरा, तो रंगों के माध्यम से चेहरे के हाव भाव
ये अजंता के कलाकारों ने दुनिया में सबसे पहले बताया है, लेकिन उनको क्रेडिट नहीं मिलता। वो क्रेडिट 17वीं शताब्दी के जो लियोनार्डो दा विंसी है, जिन्होंने मोनालिसा पेंट की है, जिन्होंने लास्ट सपर पेंट किया है, उनको क्रेडिट दिया जाता है। पर मेरा कहना है कि उनसे 1000 साल पहले यहाँ के स्कल्प्टर ने, यहाँ के पेंटर ने रंगों के माध्यम से चेहरे के हावभाव बदलते हुए बताने की यशस्वी कोशिश उन्होंने की है, तो वो क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए। पर ये अपनी इंडिया में बोल के नहीं चलेगा। इंटरनेशनल स्टेज पर यदि जगताप सर कभी कहेंगे तो लोग मानेंगे कि नहीं भाई, अजंता के कलाकार जो है वो वर्ल्ड में सबसे पहले कलाकार है जिन्होंने रंगों के माध्यम से चेहरे पर के हावभाव बतलाए है। इतना ही नहीं, पत्थर के मूर्ति के भी चेहरे पर के हावभाव वो बदलते हुए बताने में यशस्वी हुई है। आइए देखो, गुफा नंबर 1 में दूसरा स्कल्पचर है। ये स्कल्पचर की खासियत ऐसी है कि 4 हिरन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हिरन 4 है, उनके शरीर 4 है, लेकिन चारों मिलके एक ही हेड उनको है। और वो एक हेड हर एक हिरन को इतना परफेक्ट दिखाई देता है कि ऐसा लगता कि दूसरे का नहीं हो सकता, क्योंकि चारों हिरन जो है वो अलग अलग पोज में है। आग्नेय दिशा का जो हिरन है चारों पाव मुड़ के जमीन पर बैठा है और पीछे देख रहा है। ईशान्य ओर का जो हिरन है वो देखो अपने बाएं पाय से अपना नाक खुजवा रहा है, अपना नोज जो है, नोज को खुजली किए जा रहा है, देखिए। हाँ, और ये चारों पाव पर खड़ा होके, वायव्य दिशा का जो हिरन है वो चारों पाव के खड़ा होके सामने देख रहा है। और ये नैऋत्य दिशा का जो डियर है वो चारों पाव पर बैठ के सामने की आहट सुन रहा है। तो चारों भी हिरन के जो पोजीशन है वो एक से अलग है, बहुत ही भिन्न है। पर अपन जो भी एक देखेंगे वो ऐसा लगता है कि उसको ये तो परफेक्ट बैठ रहा है। हाँ? दूसरे को कैसा बैठेगा? ये देखो चारों पाव पर खड़ा है, अपनी मुंडी पीछे खींच के अपने बाएं बाएं खुर से अपना नाक खुजवा रहा है। देखो कितनी बढ़िया अलग से पोजीशन, पर लगता कि नहीं 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 नहीं, ये सर तो इसका ही है। उसके बाद में ये देखिए, वायव्य दिशा अलग पोजीशन में है, ये देखिए नैऋत्य दिशा का अलग पोजीशन में है। पर उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, इतना परफेक्शन यहाँ के कलाकारों ने, यहाँ के स्कल्पटर ने बताने की कोशिश की है। वही और फिर से देख लीजिए, हिरन के गले में घंटा भी लगाया हुआ है, देखो ये खुर देखिए, और ये पाव आगे करने की वजह से यहाँ थोड़ी विड्थ बढ़ गई है। देखो नेचुरल भी ऐसा ही होता है, एज इट इज जैसा है वो बताने की कोशिश ये कलाकारों ने की है। ये गुफा नंबर 1 में ही हारीती करके एक लेडीज जो है, ये हारीती को बताने की कोशिश की। इसकी एक स्टोरी है, हाँ बहुत बड़ी स्टोरी है, वो यहाँ बताने में अपना टाइम गंवाए जैसा होगा। ये पत्थर का है, पर उनके ऑर्नामेंट देखिए आप। और अजंता के स्कल्पचर में, पेंटिंग में सिर्फ लेडीज लोगों ने ही ऑर्नामेंट पहनना चाहिए ऐसा नहीं है, जेंट्स भी देखिए बहुत सारे ऑर्नामेंट पहनते हैं। अकेले लेडीज की मक्तेदारी नहीं है। देखिए ऑर्नामेंट्स, देखिए बाजूबंद, देखिए ब्रेसलेट, देखिए ये मालाएं, देखिए इयरिंग, देखिए इयरिंग की स्टाइल तो अलग अलग स्टाइल है। यहाँ के भी ऑर्नामेंट देखिए, ये हरिती जो है लेडीज, इसके भी ऑर्नामेंट देखिए।
ये कथा सुनाने में अभी टाइम नहीं है। बाद में कभी टाइम मिल गया या तो साहब ने यदि मुझे डायरेक्ट बुला लिया तो मैं वहाँ आपको अच्छी सी कथाएं सब बताऊंगा। नेक्स्ट, ये नाग राजा है, देखो। बुद्ध धर्म जो है नाग लोगों ने अपनाया है, और ये नाग राजा जो है, देखो नागों की फन उसके पीछे है, और ये नागों के ही आसन पर बैठे, नागों का रिंग करके उसी आसन पर ये बैठे हैं। ये नाग राजा है, यहाँ का एक फेमस कल्चर ये है। गुफा नंबर 10 में जो मैंने बोला कि सबसे पहली बनने वाली गुफा है, ये हीनयान पीरियड की गुफा है, और ये चैत्य है। भिक्षुओं के ध्यान धारणा के लिए ये चैत्य बनाया गया है। मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ की जो गुफाएं जो है, वो गुफाएं बनाने का जो मकसद है, वो मकसद है कि वर्षा ऋतु के टाइम में भिक्षुओं को ठहरने के लिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो नियम किए थे तो उसी रूल के हिसाब से किसी के घर पर उनको रुकने को नहीं आता था। फिर वर्षा ऋतु में, बारिश के दिनों में वो कहाँ रुकेंगे, तो बारिश के दिनों में भिक्षुओं को रुकने के लिए खास तौर पर गुफाएं बनाई गई है। और बाद में फिर जैसा जैसा पीरियड बदलते गया, वैसा गुफा बनाने के जो एम्स है, जो हेतु है, वो भी बदलते गए। तो टाइम बचा तो अब मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये भी हीनयान पीरियड से अभी महायान पीरियड की तरफ स्थलांतर हो रहा है। तो थोड़ा सा स्तूप के साथ साथ यहाँ मूर्ति भी बताने की कोशिश हो गई है। यह पेंटिंग भी अच्छा है, पिलर देखिए, और ऊपर जो गुफा को सपोर्टिंग दिया गया है, वो सपोर्टिंग भी पत्थर का ही है। जैसा अपने घर में अपन सपोर्टिंग लगाते हैं छत को, वैसा सपोर्टिंग यहाँ दिया गया है। ये गुफा नंबर 26 में एक अच्छा सा स्कल्पचर है। पूरे तो मैं बताना नहीं चाहता, आपको बताने में जाएंगे। थोड़ा सा सैंपल के तौर पर मैं 4-6 स्कल्पचर आपको बताने जा रहा हूँ। तो गुफा नंबर 26 में बहुत अच्छा स्कल्पचर है। जैसा मैंने बोला कि गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 में अच्छा सा पेंटिंग है, वैसा ही तो सभी दूर पेंटिंग है, पर ये 4 गुफा में अच्छी सी पेंटिंग अभी प्रिजर्व है। वैसे ही सभी गुफाओं में स्कल्पचर है, सभी गुफाओं में मूर्ति काम है। हाँ, पर गुफा नंबर 26 में वो बहुत सा अच्छा है। वहां जाने वालों के लिए टाइम तो पूरता नहीं करके मैं हमेशा बताते रहता हूँ, यदि आपने पास जितना भी टाइम है तो वो टाइम में आप गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 और गुफा नंबर 26, इसको ज्यादा से ज्यादा आप टाइम दे और वहां का स्कल्पचर देखिए। देखो ये सामने जो आपको स्कल्पचर दिखाई दे रहा है, ये आपके बिहार में ही जो बोध गया है, वो बोध गया का ही ये सीन है। सिद्धार्थ गौतम जब ध्यान धारणा करते हुए, ज्ञान की खोज करते हुए 6 साल घूमते रहे अपना राजपाट छोड़ के, उन्होंने बहुत गुरु किए, उद्रकरान पुत्र, आडार कालम वगैरह वगैरह, बहुत बड़े से महंत, पर जिस ज्ञान की इनको खोज होना था वो ज्ञान उनको नहीं मिल रहा था। लोगों के दुख दूर करने का ज्ञान इनको होना था, लोगों के दुख कम करने का ज्ञान सिद्धार्थ गौतम को चाहिए था। तो फिर उन्होंने देखा कि 6 साल हो गए, इतना अच्छा सा राजपाट छोड़ दे, बीवी बच्चे छोड़ दिए, और अपन जिसके पीछे लगे वो तो ज्ञान नहीं मिल रहा है। तो बोध गया आ गए, और बोध गया आने के बाद में एक पीपल वृक्ष के नीचे वो बैठ गए, और उन्होंने तय कर लिया, ये पीछे पीपल वृक्ष बताया है, और उन्होंने तय कर लिया कि नहीं,
अभी अपने को ज्ञान प्राप्ति के सिवा यहाँ से उठना नहीं है। तो उन्होंने 6 हफ्ते वहाँ ध्यान धारणा की, बिना खाए पिए, बिना सोए वहाँ वो रहे। तो ये जगह बोध गया की है और ये अच्छा सा स्कल्पचर है। तो वहाँ का जो प्रांतपाल था मारा, वो अच्छे सोच वाला नहीं था। उन्होंने बहुत उसको तकलीफ देने की कोशिश की। उनके ऊपर उन्होंने राक्षसों को भेजा, उन्होंने सैनिकों को भेजा, अग्नि भेजा, बारिश को भेजा, कुछ भी नहीं हुआ। तो उनकी ध्यान धारणा चलती ही रही। अग्नि जब उसके पास आया तो इर्द गिर्द की चीजें जल गई, पर अग्नि इनको थोड़ा सा भी नहीं छू सका। हवा जब आई तो इर्द गिर्द की चीजें सब हवा उसके साथ में ढह के लेके गई, पर इनके बाल तक नहीं हिला। फिर उसके बाद में हाँ, तो उसके बाद में जब वो घर पर गए और घर पर उनके बीवी बच्चों ने देखा कि ये मारा इतना पावरफुल है, पर आज ऐसा क्यों बैठा है परेशान होके। तो फिर उसके बीवी ने पूछा कि भाई क्या हुआ। तो उसने पूछा कि फलाने फलाने जगह ऐसा एक साधु बैठा है, यदि उसकी ध्यान धारणा सफल हो जाएंगे तो शायद मेरा यहाँ का जो गवर्नर पद है, मेरा जो प्रांतपाल पद है, वो उसी को मिल जाएगा। वैसा होने वाला नहीं था, पर बुरे किस्म के आदमी वैसा ही सोचते रहते। फिर मारा के बच्चों ने उसने बोला मारा को, पिताजी जान दो ना, बोले आप हमारे पर छोड़ दीजिए, आपको मालूम नहीं रंभा उर्वशी मेनका ने क्या किया है। तो ये मारा की बच्चियां वहां सिद्धार्थ के बाद जाके डांस कर रही देखिए। और दूसरी लेडीज जो है वो अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट वो अलग अलग बजा रहे हैं। देखो ये तंतु वाद्य है, हाँ, ये बेंजो है। डिस्टर्ब हो रहा है कुछ तो भी। हाँ, तो उन्होंने भी डांस करने के बाद में कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, और 6 हफ्ते वहां बैठने के बाद में बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ है। बोध गया का ये सीन है, बहुत अच्छा सा सीन है स्कल्पचर में। वहां तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया दिखाई देता है। गुफा नंबर 26 में ही, हाँ ये देखो यहाँ सबसे बड़ी बुद्ध भगवान की मूर्ति अजंता के गुफा में, बुद्ध भगवान का जो स्कल्पचर है सबसे बड़ा 24 फुट लंबा बुद्ध भगवान का स्कल्पचर यही गुफा नंबर 26 में है। और 1.5 इंच बोले तो सबसे छोटी बुद्ध की मूर्ति, ये जो 30 के 30 गुफा है, तो ये 26 नंबर में सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति और सबसे छोटी बुद्ध मूर्ति यहाँ दिखाई देती है। ये देखिए ये महानिर्वाण शिल्प है। ये महानिर्वाण शिल्प बहुत ही बढ़िया है। कम से कम मैं जब इसके सामने जाता हूँ तो इसका पूरा उसकी खासियत बताने के लिए कम से कम मुझे 30 मिनट तो डेफिनेट लगते हैं। पर अभी अपने पास टाइम नहीं है, तो अपन थोड़ा सा इसको आगे चल के देखेंगे। देखिए बहुत सारे आम आदमी उसको सोया हुआ बुद्ध कहते हैं, पर ये सोया हुआ बुद्ध नहीं है, ये बुद्ध की डेड बॉडी है। हाँ, ये देखो जब आदमी गुजर जाता है तो सभी चीजें यहाँ छोड़ के जाना पड़ता है,
और उसकी पीठ अपने तरफ बताई गई है कि इसे अपने से छोड़ के जा रहे हैं, और यहाँ सब रो रहे हैं लोग, बुद्ध भगवान अपने में से जा रहा है करके इनको सबको रोना आ रहा है। और ऊपर ये देखो, ये बैंजो बजा रहे हैं, टिपरिया खेल रहे हैं, वाद्य बजा रहे हैं, ये स्वर्ग में के लोग हैं। वो बोलते हैं कि चलो भाई, ये उसका अवतार कार्य फिनिश करके ये स्वर्ग लोग आ रहा करके इनको आनंद हो रहा है, और ये डेड बॉडी है उनके गुजर गया है तो करके इनको दुख हो रहा है। ये महानिर्वाण शिल्प है और बहुत ही बढ़िया देखने जैसा शिल्प ये है। और आपको मैंने बोला कि यहाँ सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति और सबसे छोटी बुद्ध मूर्ति, सबसे सिर्फ 1.5 इंच की लंबाई उसको है। ये गुफा नंबर 26 में ही है। ये बुद्ध धर्म का सिंबल है। सेंटर में चक्र है, चक्र में चलते रहना, सातत्य, निरंतरता, एवरलास्टिंग। और ये 2 हिरण है। हिरण बोले तो निरुपद्रव, अहिंसा, कि ये बुद्ध धर्म का सिंबल है। ये गुफा नंबर 4 में बुद्ध मूर्ति के नीचे बताया गया है। ये श्रावस्ती की जगह बुद्ध प्रवचन दे रहा था, तो मारा उसको पकड़ने के लिए सैनिकों को भेज दिया। तो सैनिक वहां आए तो किसको पकड़ना, सभी लोग बुद्ध दिख रहे, तो देखा अरे यहाँ तो हर एक आदमी बुद्ध है, किसको किसको पकड़ेंगे करके वो रिटर्न गया है। ये जो चमत्कार है ये श्रावस्ती को हुआ है, ये हकीकत है ऐसा मैं तो मानता नहीं, पर ये कहानी में है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ के पिलर जो है स्कल्पचर के हिसाब से देखिए, अभी आर्किटेक्चर के हिसाब से पहले देखे अपन ने। गुफा नंबर 23 के पिलर है, कैसे डेकोरेटिव है ये भी देख लीजिए आप। 19 का पिलर तो बहुत ही बढ़िया है। गुफा नंबर 19 का फ्रंट व्यू तो बहुत बढ़िया है, पेंटिंग भी अच्छी है वहाँ। गुफा नंबर 6 का पिलर देखिए, सब कार रोड है, डेकोरेटेड है सब। तो पिलर को भी अच्छा सा पेंट करके उन्होंने डेकोरेट किया है। अभी अपने को आर्किटेक्चर स्कल्पचर देखने के बाद में पेंटिंग के ओर जाना है। अपने पास अभी आधा घंटा बाकी है, तो अपन यहाँ की पेंटिंग जो है, जो अजंता की खासियत है उसको थोड़ा सा पहले मैंने आपको आर्किटेक्चर थोड़ा सा हरी भरी करके बता दिया। स्कल्पचर भी वैसा ही मैंने कुछ 5-6 स्कल्पचर आपके सामने रखे उदाहरण के तौर पर और बताने की कोशिश की। ट्रेलर सिर्फ मैं आपको उनको बताया। वैसा यहाँ का पेंटिंग जो है वो पेंटिंग मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ के पेंटिंग की खासियत जो है, तो यहाँ की पेंटिंग बनाए हुए 1500 साल हो गए हैं। 5वीं शताब्दी में ये बनी हुई पेंटिंग है। गुप्ता और वाकाटका डायनास्टी जो है, गुप्ता और वाकाटका डायनास्टी के पीरियड में ये पेंटिंग बनी है। और अभी मैं आपको बोल चुका हूँ कि गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 19, इसमें अच्छी सी पेंटिंग बची है। वैसी तो सारी गुफाओं में पेंटिंग थी, पर अभी कालमान के हिसाब से और बाहर का जो सूर्य प्रकाश यहाँ आता है, बरसात के टाइम में यहाँ का जो वेपोराइजेशन यहाँ अंदर हो जाता है। और देखो, मैंने जो 40 साल पहले गुफा पहली बार देखी, तो वहाँ राकेल का एक भेंडका लेके राकेल के डुबे हुए एक लकड़ी को राकेल का डुबाया हुआ कपड़ा लगाया जाता था, और वो मशाल बोलते, देखो वो मशाल में ये पेंटिंग बताई जाती थी। तो उससे जो कार्बन होता था, उससे जो धुआं निकलता था, उससे पेंटिंग बहुत ज्यादा खराब हुई। उसके बाद में अंग्रेजों ने यहाँ इटली से कुछ लोग बुलाए थे। वहाँ का जो सिस्टन चैपल करके जो चर्च है, वो चर्च में जो पेंटिंग है, वो पेंटिंग की निगरानी जो लगते थे, तो ये क्लियर करने के लिए इटली से अंग्रेजों ने कुछ लोग लाए,
पर उन्होंने उसको पेंटिंग को साफ सफाई करने से उनको ज्यादा खराब कर दिया। तो ये पेंटिंग जो है अभी थोड़ी धीरे धीरे वैनिश होने में आ रही है, बहुत कम अभी बची है। और वैनिश होने का सबसे ज्यादा जो है वो वेपोराइजेशन, लोग बड़ी तादाद में अभी लोग यहाँ आते हैं, सूर्य प्रकाश आता है, बाष्प आता है, उसके बाद में यहाँ जो कीड़ी मुंगिया जो है उनसे भी ये पेंटिंग थोड़ी खराब हो रही है। पर अभी प्रिजर्वेशन का यहाँ जो काम चल रहा है, आर्कियोलॉजी यहाँ जो काम कर रही है, तो वो बहुत अच्छा सा काम अभी प्रिजर्वेशन का हो रहा है। तो अभी और ये पेंटिंग के जो कलर है, मैंने आपको बताया कि ये 6 कलर यहाँ पेंटिंग में यूज किए हैं। जो रेड कलर है, येलो कलर है, ब्राउन कलर है, ब्लैक कलर है, सफेद कलर जो है, ये 5 कलर इर्द गिर्द के चीजों से ही बनाया है। जैसा हरा कलर जो है वो यहाँ के पेड़ पौधों के पत्ते से बनाया है। व्हाइट सफेद कलर जो है वहाँ के शंख शिंपले जो है, यहाँ का पत्थर जो है शंख शिंपले का, उसको पिसाई करके बनाया है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ब्लू कलर जो है, वो ब्लू कलर यहाँ जो यूज किया है वो पर्शिया में से, बोले तो जिसको आज अपन ईरान कहते हैं, वो ईरान में से इंपोर्ट करके उसको यहाँ यूज किया है। तो उसको अभी भी पर्शियन ब्लू के नाम से ही पहचाने जाता है। तो ये कुछ पेंटिंग अपन देखेंगे। ये देखो, ये अजंता के सबसे बढ़िया पेंटिंग, वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है। ये वर्ल्ड फेमस पेंटिंग जो बोधिसत्व पद्मपाणि के नाम से इसको सब लोग जानते हैं। बोधिसत्व बोले तो बुद्ध बनने के पहले की स्टेज। उसके बाद में उसको ज्ञान प्राप्ति होके, पूरा ज्ञान प्राप्त होने के बाद में वो बुद्ध होता है। बुद्ध कोई आदमी का नाम नहीं है, वो ज्ञान की एक स्टेज है। हाँ, पर बुद्ध होने से पहले जो ज्ञान की स्टेज है उसको बोधिसत्व कहा जाता है। और ये जो है ये बोधिसत्व पद्मपाणि है। हाँ, तो इसका नाम, इसके हाथ में देखिए कमल पुष्प है ना, इसका जो हाथ है वो हाथ में कमल पुष्प है, पद्म है, और पानी बोले तो हाथ, जिसके हाथ में पद्म है वो उसको वो पेंटिंग को पद्मपाणि के नाम से पहचानते हैं। तो ये बोधिसत्व जो है ये पद्मपाणि बोधिसत्व है। और दूसरी बात, इसके ऑर्नामेंट देखिए, ये बाजूबंद देखिए, ब्रेसलेट देखिए, गले का हार देखिए, ये कलर में देख लीजिए। और सर वो जो बॉडी पे एक लकीर जैसी है वो क्या है सर? कौन सा? पद्मपाणि के जो बॉडी नेकलेस के बगल से एक जो आ रहा है लंबा सा पट्टी, ये क्या ये है? ये ऑर्नामेंट है ये उनका। इसको क्या बोलेंगे? हाँ, ये ऑर्नामेंट का ये तरीका है। ये गले का हार है, हाँ, और ये इयरिंग है। और इयरिंग की तरफ जरा बारकाई से देखिए। कोई भी चीज की जो पढ़ाई करने का है उससे थोड़ा सा इकोनॉमिकल हेल्प अपने को होना चाहिए। और जब इयरिंग पहनने की जो स्टाइल है वो अलग अलग है। ये जो इयरिंग है ये राउंड इयरिंग है, देखो बाई ओर के कान में। ये दाहिने ओर के कान में जो है इसको सकलिया है, देखिए इसको इयरिंग, इसको रिंग नहीं है। तो मैं सभी जगह बोलता हूँ लेडीज लोगों को कि लेडीज लोग जब ड्रेसिंग करती है तो सबके बाद में वो इयरिंग पहनती है, कौन सी कलर की साड़ी है, कौन सी रिंग पहनना चाहिए। और वो बहुत घाई घाई में हरी भरी में करना पड़ता है तो बहुत सारी इयरिंग टूट जाती है। तो मैं कहता हूँ कि पहले टूटी हुई इयरिंग को फेंक मत दीजिए, उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। दूसरी इयरिंग का जोड़ जब ना दुरुस्त हो जाए तो उसमें से अच्छे वाली इयरिंग, ऐसे एक कान में अलग और एक कान में अलग,
पहनने को कोई हरकत नहीं है, उसको अजंता स्टाइल बोल के करने को हरकत नहीं, पैसे बचेंगे। और ऑर्नामेंट पहनने का जो आपका मकसद है कि लोगों का ध्यान ज्यादा से ज्यादा अपने ओर आकर्षित करना, अपन ज्यादा से ज्यादा अच्छा सा दिखना, तो वो भी मकसद इसमें पूरा होने वाला है। तो देखिए, देखने वाली सब महिला भगिनी जो है वो ये अजंता स्टाइल की इयरिंग पहनेंगी तो मुझे लगता है कि 2 पैसे बचेंगे और मकसद भी साल होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो आईब्रो है, आईब्रो देखिए सिद्धार्थ की, अभी तो बोधिसत्व हो गया है, पर ये आईब्रो जो है वो सेंटर में मिली हुई है, देखिए। और जो लोग भाग्यवान होते हैं, जो लोग नसीबवान होते हैं, जो लोग कर्तृत्व संपन्न होते हैं, उनकी आईब्रो ऐसी नाक के ऊपर सेंटर में जॉइंट रहती है। ये बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से इसकी जो आईब्रो है, इसकी आईब्रो देखो सेंटर में मिली हुई है। कलर भी देखिए, ऑर्नामेंट देखिए, देखिए ऑर्नामेंट बिल्कुल बढ़िया से ऑर्नामेंट से आप बताए गए हैं। ये बोधिसत्व पद्मपानी को देखने के बाद में ये बोधिसत्व वज्र पानी है। वज्र बोले तो प्रेशियस स्टोन। देखिए इसके हाथ में ये प्रेशियस स्टोन है, जैसा हीरे मानके वगैरह जो बोलते हैं अपन, तो वैसा इसके हाथ में देखो, ये हाथ है और इसमें प्रेशियस स्टोन है। ऑर्नामेंट देखिए, हाँ, और यहाँ की रिंग देखिए, ये इयरिंग राउंड है, तो ये इयरिंग को सकलिया है देखिए। और इसका जो टोप है, हाँ, इसको तो देखो कितने मोती और हीरे मान के लगा दिए है। और यही ऑर्नामेंट और भी देख लीजिए, देखो मोतियों का कलर जो है वो शंख सिंपले को घिस के उसका पाउडर बना के ये यहाँ यूज किए वाले हैं। सफेद कलर और जो इम्पोर्टेड कलर है लैपिस लाजुली का, वो इम्पोर्टेड कलर जो है वो यहाँ अभी भी बहुत फ्रेश और अच्छे ढंग से दिखाई देता है। गुफा नंबर 1 में, गुफा नंबर 1 के छत पर ये हाथी बताया है। और अभी ये हाथी को तो महाराष्ट्र टूरिज्म ने अपना सिंबल बना लिया है। अजंता पेंटिंग में से ही उन्होंने उसको उठाया और महाराष्ट्र टूरिज्म का सिंबल बनाया है। ऐसी बहुत सारे पूरे छत पर ऐसे बहुत सारे अलग अलग पेंटिंग है, उसको देखने में, वहां जाकर देखने में कुछ और मजा है। गुफा नंबर 1 में ही अंदर एंट्री करते ही दाहिने हाथ के कॉर्नर में ये एक पेंटिंग है। और ये पेंटिंग की खासियत ऐसी है, 1988 तक 1988 तक, यानी तो 20वीं सदी के 22 साल और अभी के 24 साल, लगभग ऐसा 40-45 साल पहले, उसके पहले किसी ने भी ये पेंटिंग को फ्लैश किया नहीं था। पर 40-45 साल पहले एक जर्मन स्कॉलर जो जर्मनी में इंडोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे, उनका नाम था डाइटर स्किंगलाप, और उन्होंने 25 साल से ज्यादा साल अजंता की पेंटिंग की पढ़ाई उन्होंने की। वाल्टर स्पिंग साहब जो अमेरिका से आए थे, उनका तो पढ़ाई का बोलो ही मत, बहुत बढ़िया काम उनका है। और उनके पहले ये जर्मन स्कॉलर वाल्टर स्विंग, इन्होंने 40-45 साल पहले जो अजंता का पहला किताब निकाला, तो वो पहले किताब के मूल पृष्ठ पर ये पेंटिंग उन्होंने छपवाई है। उसके पहले किसने इसको छपवाया नहीं था। हाँ, पर एक पेंटिंग की खासियत देखिए, ये पेंटिंग को अपन जितना भी आप देखेंगे तो उतनी ये गऊ की संख्या बढ़ते रहेंगी। अपने को शुरू में 1-3-4 गऊ अपने को दिखाई देते हैं,
पर आप जितना भी इसको देखते जाओगे उतना गऊ की संख्या बढ़ते जाएंगी। देखिए अभी थोड़ा बड़ा करके बताया मैंने। देखो ये एक गऊ है, इसके पीछे ये गऊ है, देखो। हाँ, ये देखो। हाँ, ये गऊ के पीछे ये नीले कलर की गऊ है, ये सफेद कलर वाली गऊ है। हाँ, और इसके पीछे एक गऊ है, ये एक गऊ और देखिए, इसको देखिए, इसके पीछे देखिए, ये भी गऊ देखिए। तो आप जितने जितना ये देखो, यहाँ भी एक गऊ है, देखो यहाँ भी गऊ है, यहाँ गऊ है, यहाँ गऊ है। आप जितना देखते जाओगे उतनी गऊ की संख्या यहाँ बढ़ते जाएगी, और कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा गऊ बताने की कोशिश। और यहाँ की पेंटिंग जो है, ये गऊ को संभालने वाला जो है वो यहाँ बैठा हुआ है, अभी उतना फ्रेश दिखाई नहीं दे रहा है। वो 1988 में पहली बार वो फ्लैश हुआ था, और ये गुफा नंबर 1 में ही महाजनक जातक है। वो महाजनक जातक में राजा जब सब दुख ही दुख देखता है और बोलता है कि मुझे ये सब दुख भरी दुनिया में नहीं रहना है, मुझे राजपाट छोड़ के जाना है, तब वो महाजनक राजा की बीवी जो है, महाजनक राजा का मन रिझवाने के लिए यहाँ एक डांसर को बुलाती है, और वो डांसर को बोलती है तू डांस कर, गाना गा, और राजा का मन रिझवा, और हो सके तो राजा यहाँ से चले ना जाए संसार में, और वो लिप्त हो जाए। तो ऐसा थोड़ा सा डांस कर। और यहाँ देखो आजू बाजू के इर्द गिर्द जो लेडीज है वो भी अपने अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा रही है। देखो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखिए, ये इसका, ये देखो ये बांसुरी है, इसके हाथ में दूसरी और बांसुरी बजाने वाली है। यहाँ जो बैंजो बजा रही है ना, ये अलग इंस्ट्रूमेंट बजा रही है, ये अलग इंस्ट्रूमेंट बजा रही है, और ये डांसर डांस कर रही है। पर इसने कितना भी डांस किया तो महाजनक राजा कुछ रुकता नहीं है, उसका मन कुछ रिझाया जाता नहीं है, और वो राजपाट छोड़ के चले ही जाता है। देखिए वही डांसर देखिए। और एक खासियत और भी मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ का सफेद कलर देखिए, ब्लू कलर भी यहाँ थोड़ा यूज किया है, पर ये डांसर के इसमें ऑर्नामेंट आप देखिए, एक गले का हार, दूसरा हार, ब्रेसलेट देखिए, इयरिंग देखिए। हाँ, तो सर के बाल से तो पैर तक। और दूसरी खास बात ऐसी है, यहाँ आप जितने भी लेडीज के फिगर देखेंगे, हजारों लेडीज फिगर है, पर कोई भी लेडीज फिगर के बदन पर ब्लाउज नहीं है। और ये अकेली एक ऐसी डांसर है जिसने फुल स्लीव्स ब्लाउज पहना है। देखो अलंकार भी देखिए। हाँ, और ये किसी के भी बदन पर ब्लाउज नहीं है, पूरे गुफा के हजारों लेडीज के बदन पर ये डांसर है। एक्टर लोग थोड़े से एडवांस होते हैं। जब कपड़ा सिलाकर पहनने की स्टाइल महाराष्ट्र में नहीं आई थी, जो अरब कंट्री से बाद में यूपी एमपी में से होके महाराष्ट्र में बहुत बाद में आई है। तो देखिए ये डांसर वहां गुफा नंबर 1 के सीलिंग पर ये 1.5 बाय 1.5 फुट के पैनल में एक पेंटिंग है। जरा गौर से देखिए, मैंने पहले ही बोला कि महाराष्ट्र में कपड़े सिला के पहनने की स्टाइल जब नहीं थी, महाराष्ट्रियन लोगों को कपड़े वो सिर्फ वो बंदों से बांध के कपड़ा पहनते थे, और बहुत सारे लोग तो सिर्फ धोती पहनते थे। लेडीज भी जो है वो धोती जैसा ही साड़ी पहनते थे, और ऊपर से अभी आजकल की बच्चियां जो ओढ़नी करती है वैसा उत्तरीय सबके बदन पर रहता था। तो ये जो देखो ये पेंटिंग जो है
ये ईरान का राजा खुसरो पुलकेशी के दरबार में आया था। ईरान का राजा खुसरो पुलकेशी के दरबार में आया था और पुलकेशी के टाइम की ये पेंटिंग है। तो एक पेंटर ने देख लिया वो दरबारी सीन और उसने चाहा कि ये अपन यहाँ पेंट क्यों ना किया। तो देखो ये खुसरो जो है, हाँ, हरे कलर का उसके इस पर स्किन टाइट कपड़ा पहना है उन्होंने। और ये शिरीन है, ईरानियन लोग बहुत, उसका कलर जो उनका बहुत फास्ट होता है और पेंटिंग में या तो फोटोग्राफी में फास्ट कलर उतना क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो देखो ये बहुत ही फास्ट उजले कलर की, ये उसकी ब्याही हुई पत्नी, उसको बहुत सारी पत्नियां थी पर ये शिरीन जो है ब्याही हुई पत्नी है। हाँ, और इर्द गिर्द के लोग देखिए उन्होंने भी सिलाया हुआ कपड़ा पहना हुआ है। और खुसरो क्या पी रहा है ये मैं आपको बताना नहीं चाहता, वो बाद में कभी तो भी बताएंगा। और पब्लिकली बताना ठीक नहीं होगा कि वो कुछ तो भी नशीला पेय पी रहा है, मैं कैसा कह सकता हूँ, कहना ठीक नहीं रहेगा। बोल तो दिया है। गुफा नंबर 1 में ही ये पेंटिंग है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ पर मैं 12 बजे बराबर फिनिश करने वाला हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, और चलता है 10 मिनट, 10 मिनट में कंक्लूड करते हैं। चलता चलता 10 10 मिनट में वाइंड अप करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो देखिए ये जो लेडीज है और ये लेडीज की हेयर स्टाइल देखिए। अजंता के गुफा में हजारों लेडीज फिगर है, हजारों, पर एक ही लेडीज फिगर की हेयर स्टाइल एक दूसरे जैसी नहीं है, हर एक की हेयर स्टाइल अलग अलग है। हाँ, और हमारे इधर महाराष्ट्र में इसको आंबाड़ा कहते हैं, जूड़ा कहते हैं। हाँ, और ये जूड़े के आंबाड़े के यहाँ 74 अलग अलग स्टाइल में आंबाड़ा बताया गया है। अजंता के पेंटिंग में जो हेयर स्टाइल है उस पर एक पीएचडी का प्रबंध हो सकता है। यहाँ के जो ऑर्नामेंट्स है देखिए, ये ऑर्नामेंट्स पर भी एक पीएचडी का प्रबंध हो सकता है। ये देखिए ऑर्नामेंट देखिए, ब्रेसलेट देखिए, और ये लेडीज जो है इसकी बैक साइड अपने तरफ है। कलाकार ने आपके लिए अपने लिए थोड़ा सा बाकी भाई इसके बैक साइड इतनी बढ़िया है तो इसका चेहरा कैसा होगा, एक कलाकार ने अपने लिए थोड़ा छोड़ दिया है, क्यूरियोसिटी उन्होंने बना के रखी है। एक फ्लाइंग अप्सरा है देखो, एक ये वायु मार्ग से जा रही है एक अप्सरा, थोड़ी अच्छी सी बताता मैं उसको। ये ओरिजिनल पेंटिंग नहीं है, हमारे एक दोस्त है, वो दोस्त ने ये पेंटिंग का डुप्लीकेशन किया है। पर वो जो आप पहले जो देखे, हाँ ये पेंटिंग, हाँ ये वायु मार्ग से जा रही है तो उसका बो टाई देखो हवा में उड़ रहा है। और ये जो ऑर्नामेंट्स है, गले का जो हार है, वो गले का हार भी देखिए एक कैसा उसको, यानी तो वायु मार्ग के जाने की वजह से वो पीछे झुक गया है। तो बहुत ही बढ़िया सा पेंटिंग है, वहां देखने में ये तो और कुछ और भी मजा है इसकी। ये देखिए ऑर्नामेंट्स देखिए, देखते ही रही है, ज्यादा मत देखिए, इनको नजर ना लगे ऐसा मैं चाहता हूं। एक भिक्खू है देखो, वो भिक्खू जो है वो प्रार्थना कर रहा है। और बुद्ध धर्म में लोटस को बहुत ही बड़े ढंग से उसको माना गया है। कमल पुष्प जो है, लोटस फ्लावर जो है, वो
बुद्ध को बहुत पसंद था और उसके आराधना के लिए उसका ही यूज होता है। तो ये भिक्खु देखो, उसके हाथ में ये पात्र है और ये कमल पुष्प है। वही बुद्ध भिक्खु देखिए, उसके कपड़े देखिए, देखो कैसी उंगलियां बताई है, नाखून भी कैसे बताई है देखिए, और रिंग तो उसके कान में आई ही। ये गुफा नंबर 1 में रॉयल कोर्ट का एक अच्छा सीन है। मैं इसको यूरोप में लेके जाना चाहता था, पर बाय चांस मैं टिकट निकालने के बाद में भी नहीं लेके गया। और इससे मैं ये सिद्ध करना चाहता था कि अजंता के पेंटर जो है वो लियोनार्डो दो विंची से पहले 1000 साल पहले का है। पर एक ये देखो इनके चेहरे के हाव भाव देखो, ये इधर देख रही है, ये इसके तरफ देख रही है। हाँ, इसको देखो कैसा गुस्सा आ रहा है, इसको आश्चर्य हुआ है, और ये तो सब भूल गई है, राजा के सामने बैठ गई है। हाँ, बैठने को नहीं चाहना था। तो हर एक के चेहरे पर से अलग हाव भाव। हाँ, और यहाँ एक भिक्खु है, ये फलों की टोकरी है, इसमें से ये फल चुरा रहा है, इसको मालूम भी नहीं है दासी को, पर इनका ख्याल इधर है, इनका ख्याल इधर है। ये जो है मैन इज नोन बाय द कंपनी, ये एक दूसरे के साथ में, तो ये इधर प्रवचन में इनका ख्याल नहीं है। तो इससे ये मैं बताना चाहता हूँ कि 1500 साल पहले ये पेंटिंग बनाई गई है, और रंगों के माध्यम से चेहरे के हावभाव बहुत अच्छे ढंग से यहाँ बताए गए हैं। देखिए, यह प्रवचन चल रहा है, ये हिरन भी प्रवचन सुनने को आए देखो। ये जो महाजनक राजा मैंने बताया था पीछे, हाँ, वो डांसर के बावजूद भी वो नहीं रुका, वो चल पड़ा है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ का सफेद कलर जो है, सफेद कलर शंख शिंपले का भस्म बना के यूज किए गए वाला है। अभी भी देखो कितना फ्रेश लग रहा है, 1500 साल हो गए तो भी। और ये जो ब्लू कलर जो है, वो ब्लू कलर लेपिस लाजुली के पेंट से बनाया गया है। आप मुझे देख रहे हो? हाँ, तो देखो मैं ईरान में गया था, तो ईरान में मैं जब गया था, तो ईरान में मैं जब गया था तो मैं वही जो ईरान का जो बादशाह है उसका पेंटिंग वहां लेके गया था। और मेरे ईरान में मेरा जो पेपर था उसका टाइटल था पर्शियन कलर्स, बोले तो ब्लू कलर, पर्शियन कलर्स एंड फिगर डिपेक्टेड इन अजंता पेंटिंग, ऐसा वो मैं पेपर वहां लेके गया था। तो वो पेपर लेके जाने के बाद में मैंने देखा कि यहाँ जिस पत्थर से कलर बनवाया है, वो पत्थर यदि अपने को देखने को मिले तो अच्छा हो जाएगा। मैं वहाँ के वकील मार्केट करके एंटिक के दुकान पर गया, तो मैं वहाँ अच्छा सा वो पत्थर मैंने परचेस किया। और दिखाई दे रहा है आपको पत्थर या नहीं? जी, दिखाई दे रहा है सर। दिख रहा है? हाँ हाँ दिखाई दे रहा है सर। हाँ, मैं मास्टर और टीचर होने के वजह से बहुत कम पैसे में छोटा सा पत्थर खरीदा है, और इससे ब्लू कलर तैयार करते हैं वो लोग। इसका नाम है लापिस लाजुली। दिखाई दे रहा है ब्लू ब्लू पत्थर? जी सर। हाँ, जी सर। तो ये पत्थर से ये ब्लू कलर बनाया गया है। दिखाई दे रहा है सर। हाँ, देखो व्हाइट कलर अभी भी बहुत अच्छा सा दिखाई दे रहा है, जैसे कलर यूज किया है, अभी अभी यूज किया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो अपन पेंटिंग की तरफ आ रहा है अभी, और थोड़ा फ्लैशबैक भी होते जा रहा है। इसको फ्लैशबैक समझिए। वो मैंने ब्लू कलर और लैपिस लाजुली बताने के लिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया हूँ।
ये फ्लैशबैक हो रहा है थोड़ा। फ्लैशबैक है, देख लीजिए। पेंटिंग तरफ जाना है, लास्ट के 2-3 पेंटिंग अभी देखना है, और 2 पेंटिंग देखने के बाद में अपन फिनिश करने वाले हैं। आपको आपके लिए 15 मिनट रहेंगे, जो आप मुझसे कुछ बातें पूछने की है आप पूछ सकेंगे। मैं कम से कम 40 साल से अजंता का पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत मालूमात हो गई है। अजंता तो ट्रेजर है, खजीना है, एक पूरा विश्व उसमें है, पैरेलल विश्व उसमें है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, पर मुझे यदि कुछ ज्ञात है तो उसका मैं आंसर देने का प्रयास जरूर करूंगा। देखिए फ्लैशबैक से, और आप अभी अपन पेंटिंग की तरफ आ रहे हैं। देखिए अपन ये पेंटिंग देखे थे ना। तो ये जो कलर जो मैंने आपको बताया, सफेद कलर और ब्लू कलर, और वो सफेद और ब्लू कलर जो है, तो वो अभी भी इतना फ्रेश लगता है कि बिल्कुल कल दिए जैसा। ये देखिए कलर, ब्लू कलर कैसा दिखाई देता है, सफेद कलर कैसा दिखाई देता है। ये अम्रपाली करके डांसर है। ये देखिए ब्लू कलर, ये देखिए ब्लू कलर जो है वो अभी देखो कितना फ्रेश लग रहा है। देखो, देखिए ब्लू कलर, देखिए ब्लू कलर, और व्हाइट कलर देखो, ऑर्नामेंट देखिए। और ये जो ऑर्नामेंट है खास, इनको जैसा मंगलसूत्र अभी पहनते हैं ना महाराष्ट्र में, उसी ढंग के इसको अभ्यासकों ने स्तन अलंकार ऐसा नाम दिया है। दोनों स्तनों के सेंटर में से नाभि तक ये अलंकार होता है। तो कलर देखिए, ये नाग कन्या है। ये खेलने का सारी पार्ट जो है, जो धूत खेलते थे वो खेल का ये है। एक यहाँ का बहुत ही फेमस डाइंग प्रिंसेस करके ये अच्छा सा पेंटिंग है। ये बुद्ध है, खुद के घर पर वो भिक्षा मांगने के लिए आया है। देखिए फ्लोरा और फौना, कलर देखिए व्हाइट कलर, और ये बनारस से आए वाली जोड़ी है, ये बनारसी भैया है। मैचिंग टर्बन देखिए, टर्बन का कलर और सॉक्स का कलर कैसा मैचिंग है। और ये लास्ट में देखिए, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ के जो पत्थर है, यहाँ की जो मिट्टी है, वो पेड़ पौधे पत्थर से ये सब कलर बनाए गए। ब्लू कलर छोड़ दिया तो बाकी 5 कलर जो है, वो 5 कलर जो है वो परिसर में जो चीजें मिली है उनसे मिलके। ये देखिए, ये यहाँ एक टीक वुड का एक पेड़ है देखिए, और ये टीक वुड के हरे पन्ने से कौन सा कलर तैयार होता है वो देखिए। हाँ, मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी के हेड आए थे, उनको लेके गया तो ये कलर करके बताने की कोशिश मैंने की है। हाँ, और टीकुड़ का पत्ता, हरा पत्ता लेके उसको थोड़ा सा मैं मलने की कोशिश किया है, ऐसा कलर हो गया है। और मैंने उसको ज्यादा रगड़ा नहीं है, ज्यादा मला नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है ये जितना भी कलर अभी लगा है छोटा सा, ये 2-3 दिन धोने के बाद में भी जाने वाला नहीं है, गारंटेड है। तो मुझे मालूम था ये कलर जाता नहीं करके मैंने उसको थोड़ा सा ही पीसा है, पर ये देखो ये हरे पन्ने से ऐसा कलर बनता है। और इर्द गिर्द के वस्तुओं से, पेड़ पौधों से, मट्टी से, पत्थरों से एक कलर बनाए हुए हैं। और यहाँ आने के बाद से ये सीएनजी बस से ही अपने को रिटर्न जाना पड़ता है। और एक बार देख लिए, बाद में देखने को नहीं मिलेगा। एट ए ग्लांस गुफाएं कैसी दिखाई देती है। और थैंक यू। थैंक यू सर। अरे थैंक्स तो मैंने मानना चाहिए कि आप इतनी देर तक देखते रहिए,
और नहीं अभी और देखना होता, अगर समय होता तो हम लोग और भी देखने का रखते। अच्छा अच्छा, कुछ मंदिर मंदिर मंजरी मैडम को सब मालूम है। सर प्रणाम सर, एक सवाल पूछना था सर। मेरा नाम शशि है सर, और मैं छोटा सवाल पूछूंगा सर। जैसे कि हम लोग इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं, आपने अजंता केव्स की इतनी अच्छी जानकारी दी सर, और उसमें बताया भी आपने कि पेंटर्स और स्कल्पचर्स का कहीं भी मतलब नाम नहीं दिया जाता है। क्या उनके यह जो फैक्ट है, यह उनके लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को दिखाता है? और क्या यह जो फैक्ट है कि स्कल्पचर पेंटर्स के कार्यों के नीचे उनका नाम नहीं होता, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी? आपका क्वेश्चन मेरे जी सर। ख्याल में आ गया है। उसका आंसर जी। सुनिए। ये और देखो, सर इससे जुड़ता एक और सवाल था सर, क्या वर्ल्ड हिस्ट्री में सर भी ऐसा ही सब जगह मिलता है? हर जगह कहीं पेंटिंग का नाम नहीं है, एंशिएंट ऐसा हिस्ट्री सब जगह नहीं मिलता, पर यहाँ है। हाँ, तो देखिए, ये पूरी की पूरी पेंटिंग जो है, या तो पूरी की पूरी स्कल्पचर जो है, या तो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर यहाँ का जो है, वो स्पॉन्सर्ड है। राजाओं ने स्पॉन्सर किया है, खर्चा किया है। और यदि कारागिर जो है वो पैसा लेके काम करता है, तो उसको उस पर नाम डालने का हक नहीं होता। जब तक वो पेंटिंग को बेचता नहीं, तब तक वो उसका नाम वहां रख सकता है। और वो जमाने में लोग जो है, वो अपना खुद का नाम ज्यादा मशहूर नहीं करना चाहते हैं। अपने डायनास्टी जो है, राजा जो है, उसका नाम मशहूर करना चाहते थे। और वो पेड़ होने के वजह से वो आपका खुद का नाम नहीं डालते थे। ये सबके आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एक भी कलाकार का नाम कैसा नहीं मिलता, आर्किटेक्चर का नाम नहीं मिलता, पेंटर का नाम नहीं मिलता। पर जिन्होंने ये गुफा खुदवाई है, जिन्होंने स्पॉन्सर की है, उनके नाम वहां मिलते हैं। राजाओं के नाम मिलते हैं, उनके मंत्रियों के नाम मिलते हैं। और वो पेड़ होने के वजह से उनका नाम वहां वो नहीं रख सकते। और दूसरी बात यह है कि उनको इतना पेमेंट मिलता था कि सातवाहन राजा जो है, तो सातवाहन राजाओं के हिस्ट्री में वहां के कलाकारों पर टैक्स लगाया जाता था। और कलाकारों से जो टैक्स इकट्ठा होता था, वो राजा की बहुत बड़ी आमदनी होती थी। तो इतना बड़ा टैक्स वो लेते, इतना बड़ा पैसा वो लेते थे, राजा को बहुत बड़ी आमदनी उससे होती थी। तो उनको बहुत बड़ा पैसा मिलता था करके उनको नाम डालने को नहीं आता था। और वो भी लोग ऐसा नहीं चाहते थे। अभी तो लोग देखने गए तो भी नाम लिख के रखते, जगताप सर फलाना फलाना तारीख। हाँ, तो वो तो गलत ही है। पर वहां वैसा जब वो स्टाइल नहीं थी, पेंटर को उसका डालने को नहीं आता था। और जो लोग करते थे वो पूरा के पूरा राजा के लिए करते थे, स्पॉन्सरर के लिए करते थे, करके किसी का भी नाम नहीं है। बहुत लोगों ने खोजने की कोशिश की, पर किसी भी पेंटर का, स्कल्पचर का नाम वहां नहीं है। हाँ 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 हाँ, वो समझ में आ गया सर क्वेश्चन। ये देखो, ये नंबरिंग जो है, वो हैदराबाद के निजाम सरकार ने वो नंबरिंग दी है। पहले जो था, हर एक गुफा की सीढ़ी, हाँ, गुफा में जाने के लिए अलग अलग सीढ़ियां थी। एक गुफा में जाने के बाद में नदी के तल तक आना, फिर नदी से आगे जाके दूसरे सीढ़ी से दूसरे गुफा में जाना, फिर नीचे उतरना। फिर ऐसा है, अलग अलग राजाओं ने गुफाएं बनाई है। तो जो राजा अपनी गुफा बनाता है, तो उसको सीढ़ियां भी खुद की बनाएगा, जैसा अपने घर के लिए अपन अपनी सीढ़ियां बनाते हैं। तो वैसे हर एक गुफा में जाने के लिए सीढ़ियां थी। अभी अभी भी कुछ उसमें कुछ उसके नुक्से बाकी है, वहां देखने को मिलते हैं। पर 1955 में जब आर्कियोलॉजी ने ये काम किया, तो उसके पहले निजाम सरकार ने सबके लिए एक रास्ता बना दिया। निजाम सरकार के अंडर में था, तो सबके लिए एक रास्ता बनाया। तो शुरू का जो गुफा है, तो शुरू के गुफा अपने सुविधा के लिए उन्होंने 1 2 3 4 ऐसे नंबर दिए। पर
निर्मिति का जो क्रम है वो उसका अलग अलग है। 1-2 नंबर की जो गुफा है वो बहुत बाद में बनने वाली है। 9 और 10 नंबर की जो गुफा है वो 2200 साल पहले बनने वाली है। तो अभी ये जो नंबरिंग है ये देखने वाले के और पढ़ाई करने वाले के सुविधा के साथ में है। निर्मिति का क्रम वैसा नहीं है सर। हाँ डॉक्टर सर जी नमस्ते। हाँ नमस्कार सर। हाँ मैं महाराष्ट्र का शिवाजी अमित यूनिवर्सिटी तामकर, सांगली से बोल रहा हूँ सर। गवर्नमेंट टीवी कॉलेज डॉक्टर नर्सिंग बाला साहेब इंस्टीट्यूट। कोटल जी। बोलिए बोलिए सर। हाँ सर, तो आपने ये चित्रों के बारे में बताया। हाँ। जो उस समय की जो महिला वेशभूषा या केशभूषा रचना मेकअप जो करते थे, हाँ। उसमें से कुछ वेशभूषा अभी भी चली आ रही है या मेकअप के साधन जो अभी तक चले आ रहे हैं, जैसे कि काजल या लिपस्टिक उसी समय भी होता था क्या? अब बाला साहब ये तो कुछ भी नहीं पूछ रहे आप। वहां ब्यूटी पार्लर तक बताया गया है। अच्छा और अच्छा। ब्यूटी पार्लर ही नहीं, वो जो ब्यूटी पार्लर के लिए जो कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, हाँ, तो श्रृंगार पेटी में 2-3 महिलाएं वो कॉस्मेटिक राजकन्या को दे रही है और राजकन्या अपना मेकअप कर रही है आईने में देख के। ऐसा बहुत बढ़िया सीन वहां वो है। वो मैं किसी को बताता नहीं सामने, क्योंकि लोग वहां जाके देखे, ऐसी मेरी तमन्ना है। हाँ ठीक है, उसका वहाँ आके ही देखेंगे सर। धन्यवाद। सर मेरा ये प्रश्न था सर, गुप्त काल शैव वैष्णव धर्म मंदिर वास्तुकला के लिए जाना जाता है, लेकिन सर यहाँ की गुफाओं में ना ही शैव या वैष्णव धर्म या हिंदू धर्म या मंदिर क्यों देखने को नहीं मिलते, क्या कारण है? आपका अर्धनारीश्वर रूप भी। जी सर, जी सर। आपका सवाल मेरे ख्याल में आ गया है, मैं आंसर करता हूँ। आपका कहना ऐसा है कि गुप्त काल में दूसरी जगह जो जो कुछ आर्किटेक्चर बना है वह हिंदू धर्म का कुछ ना कुछ है, पर अजंता में बुद्ध धर्म को छोड़ के कुछ भी नहीं है, पूरा के पूरा बुद्ध धर्मी है। और आप जो कह रहे हैं या हिंदू का कुछ क्यों नहीं है, तो उसका एक कारण ऐसा है कि ये सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों के लिए बनाई गई। जैसा येलोरा में आप जाएंगे तो येलोरा में पहली 12 गुफाएं जो है वो बुद्धिस्ट है, 13 से लेके 29 तक जो है वो हिंदू गुफाएं है, 29 से लेके आगे 34 तक जो है वो जैन गुफाएं है। पर यहाँ वैसा नहीं है। और दूसरी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैंने जितने राजघरानों का नाम लिया उसमें एक भी राजा बुद्ध धर्मीय नहीं है। बुद्ध धर्मीय नहीं होने के बावजूद भी जो बड़ी तादाद में बुद्ध धर्मीय प्रजा थी, तो प्रजा के लिए राजा ने ये गुफाएं बनाई है, क्योंकि राजा का कर्तव्य रहता है कि प्रजा को क्या चाहिए। और जब प्रजा बुद्ध धर्मीय ज्यादा थी, सबके सब जो राजा मैंने बताए वो हिंदू धर्मीय है, वो हिंदू धर्मीय होने के बावजूद भी उन्होंने ये गुफाएं बुद्ध लोगों के लिए बनाई है। सर एक बात नहीं समझ में आया सर कि निजाम ऑफ हैदराबाद का रूल कब सर औरंगाबाद महाराष्ट्र में था कि सर केव का नंबरिंग उन्होंने ये किया सर? हाँ, तो वो संस्थान में था उनका, वो प्रदेश ये जो मराठवाड़ा जो है वो कभी भी अंग्रेजों के आमदनी में नहीं था। मराठवाड़ा रीजन जो है औरंगाबाद, परभनी, जालना, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़, और वो एरिया कभी भी अंग्रेजों के अंडर में नहीं आया। वो शुरू से ही निजाम के अंडर में था। और जब तो आप हम सब लोग 1947 को इंडिपेंडेंस अपने को मिला, तो निजाम सरकार ने 1949 को ये प्रदेश को आबाद किया है और इंडिपेंडेंस दिया है। तो वो उनके निजाम के अंडर में था, वो कभी भी अंग्रेजों के अंडर में नहीं था। और निजाम के अंडर में होने के वजह से निजाम सरकार ने उसको, जब 1819 में ये गुफाएं बताई गई, तो निजाम सरकार ने उसको रख रखाव के लिए सब मेहनत की है। उसके बावजूद में एक उन्होंने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से, अभी मेरे इस पर नाम नहीं आ रहा, मेरा एमफिल उनके टाइटल पर है, तो उन्होंने उनको वहाँ आर्कियोलॉजी का शिप बना के उनकी रख रखाव करने का कहा है। उनके 3 वॉल्यूम में याजदानी साहब
वो याजदानी साहब को उन्होंने कलकत्ता से हैदराबाद बुलाया और हैदराबाद बुला के उन्होंने आर्कियोलॉजी का हेड उनको किया और आर्कियोलॉजी का हेड करने के बावजूद उनको कहा कि भाई ये अजंता का जो पेंटिंग है इसके रख रखाव के लिए कुछ ना कुछ तो भी करो। और निजाम सरकार ने बहुत सारा पैसा दिया और उसके रख रखाव के लिए भी वहां रास्ता भी नहीं था पहाड़ से नीचे आने के लिए, वो भी निजाम सरकार ने अभी बनाया है और काम किया है Thank you, काम किया है sir. हमारी दीदी जी है सर। सर प्लीज। थैंक यू सईद आलम सर, एमएमटीसी पटना यूनिवर्सिटी पटना के रिफ्रेशर कोर्स के आयोजक सर, जिन्होंने कार्यक्रम रखा, और तकनीकी विभाग के भी सारे सदस्यों को धन्यवाद, और जगताप सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर कि सर ने मेरे आग्रह को ठुकराया नहीं और उसको स्वीकार किया और इस रिफ्रेशर कोर्स में उन्होंने व्याख्यान देने की स्वीकृति दी। सर ने हमें अजंता की गुफाओं के बारे में, वहाँ के गुहा शिल्प, वहाँ के मूर्ति कला और पेंटिंग्स के बारे में बताया, जो वहाँ की गुफाएं हैं, गुफा संख्या 1, 2, 6, 9, 10, 16, 17, 19 और 26 के बारे में। वहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी चित्रकारी की गई है, जो भी स्कल्पचर बनाए गए हैं, जो भी आर्किटेक्चर किया गया है, सर ने उसके विषय में हम लोगों को जानकारी दी। उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें, चूंकि समय कम है तो हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं कि जो शिल्प बनाया गया है उसमें भाव भंगिमाओं का, चेहरे के हाव भाव को, पत्थरों की जो आकृतियां है उसमें भी और पेंटिंग्स में भी बताया गया है। और बुद्ध की जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो सोए, जिसको कि कॉमन लोग सोए हुए बुद्ध कहते हैं, वो महापरिनिर्वाण के समय की, और सबसे छोटी मूर्ति उसको होने का भी गौरव अजंता की गुफा में है, अजंता की गुफा को है। और एक और चीज की जो शिल्प उन्होंने जो बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह दिखाई, हम सबका डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, लेकिन वो हिरण का शीर्ष जो जिसमें कि हिरण का, इसमें अलग अलग पशु हैं लेकिन एक ही शीर्ष है, वो गऊ वाला जो चरवाहे का दृश्य उन्होंने बताया, उसका राज दरबार के दृश्य बताया, नागराज से संबंधित जो भी दृश्य उन्होंने दिखाया, उन सब में जो उन्होंने बताई कि कैसे अजंता के कलाकारों ने इन पाषाणों को उत्कीर्ण करके और वहां पे पेंटिंग्स बना करके उस समय के जीवन को बताया, उस वक्त के वस्त्राभूषण को, ड्रेसिंग स्टाइल्स को, उनके कपड़े, उनके पहनावे को, उनके कैसे उनकी गतिविधियां थी उसको बताया। और जो उनके अदर्स जो काम थे, जैसे भिक्षु का, वो कुछ पीने का भी कुछ जिक्र है उसके बारे में। रंग कौन से प्रयोग किए गए सर ने उसके विषय में बताया कि वहां पे 6 मूल जो रंग है, जो श्वेत, काले, ब्राउन, लाल, हरा और पीला, ये रंग ये प्राकृतिक रूप से निर्मित थे। और विशेष चीज की जो नीला रंग है वो बाहर से आयातित है, पर्शिया से। और सर ने वो पत्थर भी दिखाया कि जिससे वो लेपिस लेजुली से उसे बना के उसको बनाया जाता है, उसे घिस के बनाया जाता है। और उसमें कैसे वो पता चलता है, कैसे वो रंग आज भी वहां पे एकदम फ्रेश दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ के जो बाकी रंग है वो यहाँ के ही प्राकृतिक सन्निवेश से लेकर के बनाए गए हैं। सर ने उसको भी बताया, वो खुद वो पेंटिंग दिखा के उन्होंने उस पत्ती को मसल के दिखाया कि यहाँ के जो लिखुट पेड़ है उसके हरे पत्ते से वो रंग बनता है। यानी अजंता के जो चित्रकार थे वो अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए वहां की वो सारी संरचनाएं बनाए हैं। गुफाओं की जो शिल्प की गई है, जो उसमें नक्काशी बनाई गई है, एक में ही चैत्य भी है, स्तूप भी है, बुद्ध के संबंधित मूर्तियां भी है, इन सब का डिटेल सर ने बताया है। और हम लोग जो उमन किताबों में ऐसे पेंटिंग्स देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट मोड में, सब लोग कलर वाले में नहीं देख पाते, लेकिन आज जिन लोगों ने भी इसमें जो भी हमारे सहभागी किए हैं उन सभी ने एक जीवंत चित्र देखा। हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं पूरे दावे से कि किसी की आंखें तृप्त नहीं हुई होंगी इस पेंटिंग्स को देख के, और देखने की पिपासा बनी रही होगी सबकी। अजंता के चित्र को देखने के लिए सर बार बार हम लोग को बीएचयू में भी जब आए थे तो बुलाते रहे, सर ने आज भी आमंत्रण दिया, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग प्रयास करेंगे कि एक बार अजंता जरूर जाएं, हम तो अभी तक नहीं गए, इसके लिए सर से हमको हमेशा डांट पड़ती है। और सर जहां अभी जो कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग वहां पर भी जाएं और सर को सुने। सर को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे सामने हमारे प्राचीन कलाकारों के उन्नत कला शिल्प को, उन्नत कलाकृति को उन्होंने सामने रखा, और बहुत सारे गौरव करने के हमारे पास क्षण भी दिए कि जो लियोनार्डो डा विंची ने 16वीं 17वीं शताब्दी में किया उसके 1000 वर्ष पहले हमारे कलाकारों ने वैसी उपलब्धि अर्जित करने में सफलता पाई थी।
ये इनके व्याख्यान का एक बहुत बड़ा है, बहुत मुख्य बिंदु। सर को एक बार फिर से हम सभी सहभागी गणों की ओर से और एमएमटीसी पटना यूनिवर्सिटी पटना की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी जब कोई कार्यक्रम हो तो सर को बुलाया जाए और सर आने का आप कष्ट करें। सर को एक बार फिर से धन्यवाद। आप सभी को भी धैर्य से सुनने के लिए धन्यवाद। और पेंटिंग्स में थोड़ी देर डूबे रहिए और कुछ जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने जो है आपके बारे में कल तो सुनना था, लेकिन आपके एड्रेस और मोबाइल नंबर नहीं थे मेरे पास, इसलिए मैं आपको आमंत्रित नहीं किया। आप मलिका मंजरी को भी धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।